हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज हम लोग जो है कि नाइन्थ की एनसीईआरटी को जो है कि विज्ञान के जो है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 3 के एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और इन तीनों जो है कि चैप्टर से आपके जो है कि टीआरई के एग्ज़ाम में कितने प्रश्न पूछे गए थे मैं उनको भी दिखाऊंगा, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये प्रश्न जो है कि आपके चैप्टर 9th की एनसीईआरटी साइंस में से चैप्टर 1 में से पूछा गया था, जिसको मैं प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट पे जो है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है कि उस चीज़ों पे बात किया जाता है जो कि डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, और आए भी हैं। ये देखिए, यहाँ से हम लोग जो है कि देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने 10th की एनसीईआरटी साइंस के सभी चैप्टर को जो है कि एमसीक्यूज को नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जो है कि प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा क्या है? सूखी बर्फ है, यानी कि सूखी बर्फ क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, सूखी बर्फ जो है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, ये जो है कि आपके 9th के एनसीईआरटी विज्ञान से जो है कि अध्याय नंबर 1 से ये प्रश्न आपके टीआरई 3 में पीआरटी में पूछा गया था। ठीक है, तो टीआरई 3 जो री एग्जाम हुआ था, ये प्रश्न जो है कि पीआरटी में पूछा गया था। ठीक है, और ये आपके जो है कि 9th के एनसीईआरटी के अध्याय 1 से, और ये कहाँ से पूछा गया था? तो ये जो है कि आप इस पूरा जो है कि पेज को देखिए। पहला आपका 9th का जो है कि साइंस का चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। और चैप्टर नंबर 2 क्या है? हमारे आसपास के जो है कि शुद्ध पदार्थ। और तीसरा चैप्टर है हमारा परमाणु तथा अणु। तो ये आपका पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर के एमसीक्यूज को जैसे ही हमने जो है कि स्टार्ट किया, यहाँ पर देखिए ये आपके जो है कि टीआरई 3 री एग्जाम पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस जो है कि कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कि प्रश्न है, तो आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपका जो है कि दूसरा प्रश्न है जो कि आपके टीआरई 3 री एग्जाम 6 to 8 मैथ और साइंस वाले जो है कि पेपर में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं पूछा गया है? ठीक है, तो ये देखिए 9th की एनसीईआरटी विज्ञान अध्याय 1 के जो है कि ये चैप्टर से ये प्रश्न जो है कि आपके टीआरई 3 री एग्जाम 6 to 8 जो मैथ और साइंस वाला जो पोर्शन वाला पेपर होता है, उसमें ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जो है कि सभी क्वेश्चंस पेपर हमारे जो है कि टेलीग्राम चैनल पर फाइनल आंसर की के साथ अपलोडेड हैं, वहाँ से जो है कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से ठोस की विशेषता नहीं है। तो देखिए ठोस की विशेषता ये होती है कि इनका आकार निश्चित होता है, ये भी सही है। और अणु बारीकी से पैक किए गए हैं, ये भी जो है कि सही है। लेकिन ठोस की विशेषता ये बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से बहने की क्षमता ठोस में नहीं होती है। ठीक है, तो यही जो है कि पूछा गया था कि ठोस की विशेषता कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही हमारा जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है कि आप देखिए 9th की एनसीईआरटी साइंस के जो है कि कहाँ से पूछा गया है। तो ये देखिए उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्य होती है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको इस प्रश्न का जो है कि आंसर मिल गया, जो कि आपके 9th की एनसीईआरटी विज्ञान के पहले चैप्टर से था। ठीक है, ये देखिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और चूंकि ये भी आपके जो है कि 6 to 8 वाले में जो है कि टीआरई 3 री एग्जाम मैथ और साइंस वाले में ही पूछा गया था, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायरेक्ट यहाँ पर फ्रेंड्स परिभाषा ही पूछ लिया गया था, जिसको जो है कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखिए, ये आपके जो है कि चैप्टर 1 से ही पूछा गया था। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख सकते हैं, एक ही जगह से ये आपके पीआरटी में उठा लिया गया, और ये जो है कि आपके 6 to 8 में जो है कि उठा लिया गया। ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो डायरेक्टली फ्रेंड्स आपके जो है कि
देखिए बीपीएससी चूँकि फैक्चुअल प्रश्न पूछती है तो आपको जो है कि लाइन बाय लाइन जो है कि पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए 10th जियोग्राफी, 10th की जियोग्राफी और 9th की साइंस और 9th और 10th की जो है कि साइंस, सभी हम लोग इसी चैनल पे कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें अभी शेष हैं जो कि थ्योरी अभी बाकी है, तो उनको जो है कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग एमसीक्यूज को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि ये प्रश्न बना था और यहाँ पर देखिए आपके जो है कि अब हम लोग इतने प्रश्न आपके जो है कि पहले चैप्टर से बने थे। जैसे जैसे चैप्टर 2 आएगा वैसे आपको प्रश्न मिलेंगे कि चैप्टर नंबर 2 से कितने प्रश्न आए थे और चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कि एक तरफ से चैप्टर 1 के एमसीक्यूज को पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें कैसी ऊर्जा होती है। तो पदार्थ के कण जो है कि निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें जो है कि गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ के कण अगर निरंतर गतिशील होते हैं तो उनमें जो है कि गतिज ऊर्जा होती है। देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया गया है। चूँकि फ्रेंड्स मैं यहीं से जो है कि एमसीक्यूज बनाता हूँ, इसलिए कि देखिए बीपीएससी आपके जो है कि लाइन बाय लाइन प्रश्न यहाँ से उठा रही है, ठीक है। तो ये जो है कि बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए वीडियो है। और देखिए अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए अगर थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्त, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और देखिए कमेंट करते हैं तो हमें भी जो है कि मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ। और जब आपके पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो मुझे भी जो है कि और जो है कि अच्छे मटेरियल परोसने की हमें भी इच्छा होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा होती है। और यहाँ पे देखिए तापमान बढ़ने से कणों की गति जो है कि तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बना था। चूँकि फ्रेंड्स एमसीक्यूज के बाद मैं जो है कि सभी सब्जेक्ट एनसीईआरटी के आपके चैप्टर वाइज में फैक्ट बिल्कुल हाइलाइटर से हाईलाइट करके ही पढ़ाऊँगा। तो देखिए चैनल से बने रहिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नमक, चीनी व पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं, इसका कारण जो है कि क्या है। तो देखिए नमक, चीनी व पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में विस्तृत हो जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है फ्रेंड्स यहाँ पे कणों के बीच रिक्त स्थान होने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए मैं यहीं से जो है कि आपका उठाया हूँ। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान का होता है, ठीक है। तो नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए, तो यही जो है कि और पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो यहीं से बिल्कुल आपका जो है कि प्रश्न मैं जो है कि बनाया था, ठीक है। तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जिसको जो है कि आप जो है कि नोट डाउन भी करते जाएंगे, ठीक है। देखिए चूँकि फ्रेंड्स आप जो है कि स्क्रीनशॉट भी अगर ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा बिल्कुल यहाँ से 6 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए वायु की गति में वृद्धि पर वाष्पीकरण कैसा होता है, यानी कि वायु की गति में वृद्धि पर वाष्पीकरण कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है। वायु की गति में वृद्धि पर वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 7 नंबर की तरफ बिल्कुल यहाँ से देखिए यहाँ से ये प्रश्न मैं जो है कि बनाया था। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिसमें वे वाष्पीकृत हो जाते हैं, ठीक है। और वायु यहाँ पे देखिए आर्द्रता में कमी, तो वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। और ये चूँकि मैं यहाँ से प्रश्न बनाया था तो यहाँ से बिल्कुल देखिए मैं एरो भी यहाँ पे बनाया हूँ। तो देखिए वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। तो यहीं से बिल्कुल प्रश्न बन सकता है, ये जो है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे 7 नंबर के जो है कि प्रश्न की तरफ।
और देखिए सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण कैसा होगा, यानी कि अगर सतही क्षेत्र को जो है कि बढ़ाया जाएगा या बढ़ेगा तो वाष्पीकरण हमारा कैसा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सतह क्षेत्र अगर जो है कि बढ़ेगा तो वाष्पीकरण हमारा जो है कि ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, मैं चूँकि हाईलाइटेड भी कर रखा हूँ। और यहाँ से देखिए सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तो चूंकि आपने देखा होगा और ये जो है कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, देखिए सतही क्षेत्र का मतलब कोई भी चीज़ें अगर फैला दिया, चूँकि जैसे आप देखिए कोई भी अगर आप कपड़े धोते हैं, अगर उनको फैला देते हैं बढ़िया तरीके से तो वो जल्दी सूख जाते हैं, तो उन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ से देखिएगा आपके जो है कि प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे, यानी देखिए 100 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है। तो ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में कैसे बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि मैं नीचे दिखाऊंगा, यहाँ पर आप जान लीजिए कि किसी भी चीज़ को जो है कि अगर कोई भी अगर मात्रा दी गई हो सेल्सियस में और उसको केल्विन में बदलना हो, तो उसमें जो है कि हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग 273 जो है कि जोड़ देंगे। ठीक है, 273 जोड़ देंगे। तो देखिए उसी प्रकार यहाँ पे 100 में क्या किया गया है, 273 जोड़ दिया गया है, जो कि यहाँ पे 373 जो है कि केल्विन यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको जो है कि सेल्सियस में दिया गया है कोई मान और केल्विन में बदलना है तो 273 उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अगर जो है कि केल्विन में दिया गया हो और उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो उसमें -273 घटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि देख पा रहे होंगे, जल के लिए यह तापमान 373 के 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे 273 + 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में। ठीक है, तो 373 केल्विन हो गया है और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप के कणों की ऊर्जा पानी के कणों की ऊर्जा से कैसी होती है। तो ये जो है कि होती है फ्रेंड्स अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी बहुत ही गहराई से पूछती है, तो आपको ये सारी लाइनें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप एमसीक्यूज में अगर पढ़े रहेंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि प्रश्न को बना पाएंगे। ठीक है, देखिए मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके TRE 1 में भी बना है, TRE 2 में भी बना है और TRE 3 में भी बना है। और TRE 3 जो री एग्ज़ाम कैंसिल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि TRE के आपके 4 एग्ज़ाम टोटल हुए थे और चारों में जो है कि एनसीईआरटी से भर भर के प्रश्न जो है कि आए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से अगर आप जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे तापमान पर भाप अर्थात वाष्प, और यहाँ से देखिए तापमान पर भाप तथा वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बनाया गया था। और आगे फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से देखेंगे 10 नंबर के प्रश्न को। देखिए वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम लोग जो है कि कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से देखिएगा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने वाली ऊर्जा क्या कहते हैं। तो देखिएगा इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर संलग्न की प्रसुष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे, ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिएगा मैंने एरो बनाया है आपके जो है कि सुविधा के लिए और हाईलाइट भी कर दिया है उस चीज़ को जो कि आप नोट डाउन कर सकें। देखिए वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके
गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि यहाँ से प्रश्न जो है कि आपका बना था। ठीक है, और देखिएगा आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर के प्रश्न को। ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है, यानी कि जब ठोस जो गलता है तो उसके जो है कि तापमान जो है कि उस प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है, तो उसमें जो है कि तापमान समान रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 13 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, किसी तरह की वृद्धि दर्शाए बिना ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है और उस ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो उस ऊष्मा को जो है कि हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊर्जा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से संलग्न किसे कहते हैं, यानी कि संलग्न आपने ऊपर देखा था, पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए संलग्न हम लोग किसे कहेंगे, तो देखिएगा संलग्न हम लोग संलग्न उसे कहेंगे जिसमें जो है कि फ्रेंड्स आपके ठोस से द्रव में परिवर्तन होगा, उसे जो है कि हम लोग संलग्न कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे 15 नंबर का प्रश्न, और यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि ध्यान दिए होंगे यहाँ पर यहाँ पे ये मैंने ऊपर भी बताया था संलग्न। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बना था। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 15 नंबर के प्रश्न को, तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव जल में किस वजह से परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि तापमान बढ़ने पर बर्फ जो है कि पिघलकर द्रव या जल में बदल जाता है किस वजह से। ठीक है, तो यह इसका वजह है फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा बढ़ने पर। गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा और उसमें जो है कि बर्फ पिघलकर द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, और बिल्कुल आप यहाँ पे जो है कि देख पा रहे होंगे जब द्रव ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिस यहाँ पे देखिए जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे जो है कि गलनांक कहते हैं। तो देखिए ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है, इस कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र हो गति करने लगते हैं। तो यहाँ से जो है कि आपका प्रश्न मैं बनाया था, और यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल जो मैं चीज़ें आपको ऊपर बताया था आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए उसमें जो है कि 273 घटाया जाएगा, और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए जो है कि तापमान में जो है कि 273 हमें जोड़ना होगा। तो ये मैं आपको ऊपर ही बता दिया था। और यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स बिल्कुल सीएनजी का पूरा रूप क्या है, यानी कि सीएनजी का पूरा नाम या पूरा रूप क्या है, तो देखिए ये सीएनजी जो है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ये जो है कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, मैं नीचे दिखाऊंगा। और एलपीजी का जो है कि पूरा रूप क्या है, तो एलपीजी का जो है कि पूरा रूप द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों प्रश्न आपके जो है कि यहीं से बने थे। और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी कहेंगे। और यहाँ पे देखिए आजकल के वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी का उपयोग होता है। तो यहाँ पे ये दोनों प्रश्न आपके यहीं से बने थे, और जिसको जो है कि आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिए जलचर प्राणी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो जल में घुली जो ऑक्सीजन होती है इससे जो है कि जलचर जो प्राणी होते हैं वो श्वास लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये भी आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। तो एक ही लाइन में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि आसान है, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग इस चैप्टर के सभी एमसीक्यूज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें ये भी हमें जो है कि जोड़ना जरूरी था। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती हैं, तो सिलेंडर में जो है कि
प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी जाती हैं। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और जो है कि बी। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिए कि सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए वाष्पीकरण के कारण शीतलता के उदाहरण कौन कौन से हैं। यानी कि वाष्पीकरण के कारण जो शीतलता के उदाहरण, ये जो है कि आपके बुक में भी दिया गया है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, ये भी जो है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता के एक उदाहरण है। और बर्फीली जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का नजर आना, ये भी जो है कि आपका जो है कि ये भी वाष्पीकरण के कारण शीतलता के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, जिसका एक मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखिए, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, ये एक उदाहरण है। और यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण है, बर्फीली जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें का नजर आना, यह एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक फ्रेंड्स पास्कल होता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और कुछ महत्वपूर्ण इसमें जो है कि आपके राशि और उनके मात्रक दिए गए हैं, जो कि एनसीईआरटी अगर दिया है तो पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं ट्रिक किया हूँ, दाब का जो है कि मात्रक पास्कल होता है, और घनत्व का जो है कि मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। आयतन का जो है कि मात्रक होता है घन मीटर, और भार का मात्रक जो है कि न्यूटन होता है, और संहति का मात्रक जो है कि किलोग्राम होता है, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और तापमान का जो है कि मात्रक से केल्विन होता है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा, अगर एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है तो पूछ सकता है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और 2 की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें आपको पहला प्रश्न दिखेगा, जो कि आपके TRE 3 री एग्ज़ाम 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में पूछा गया था। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा कोलायड नहीं है। तो कोलायड इसमें जो है कि सिरका नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और रक्त और जो है कि धुआं क्या है, ये कोलायड है। ठीक है, ये जो है कि कोलायड है, आप जो है कि याद रखिएगा। और चैप्टर नंबर अगर 2 में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से देखिए कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण, जिसमें जो है कि आपको धुआं भी दिख रहा होगा और रक्त भी होता है, जो कि इसमें रक्त नहीं दिया गया है। तो रक्त भी जो है कि एक क्या है, कोलाइड्स का उदाहरण है। तो रक्त को भी आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है कि सिरका जो है कि कोलाइड्स का उदाहरण नहीं था। तो यहाँ से ये जो है कि आपके इम्पोर्टेंट हैं, इनको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और चूंकि चैप्टर हमारा कौन सा है, दूसरा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे, मिश्रण किससे मिलकर बना है। तो मिश्रण फ्रेंड्स हमारा जो है कि किससे मिलकर बनता है, तो ये जो है कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से मिलकर मिश्रण बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये आपका जो है कि 9th की एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और इसके नीचे जो है कि मिश्रण से स्टार्टिंग हुआ है। और देख सकते हैं आप, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स बिल्कुल प्रश्न बन सकता है, और यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनता भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं जल में जो है कि घुले हुए सोडियम क्लोराइड वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है, यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। और समांगी मिश्रण क्या है, तो समांगी मिश्रण फ्रेंड्स बिल्कुल वह मिश्रण है जिसकी बनावट समान होती है। ठीक है, तो जिसकी बनावट समान होती है वो समांगी मिश्रण होते हैं। यहाँ पे जो है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा विषमांगी मिश्रण क्या है, तो विषमांगी मिश्रण वो है जो कि मिश्रण जिसकी बनावट जो है कि असमान होती है। तो जिसका मिश्रण बनावट असमान होगा वो विषमांगी होगा, और समान होगा तो समांगी होगा। यहीं से जो है कि आप ये अंतर को पकड़ के रखेंगे। और फ्रेंड्स देखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे, और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे
चूँकि जो है कि हम लोग एनसीईआरटी में देखते हुए चल रहे हैं, तो देखिए जिसकी बनावट समान होती है इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो समान है तो समांगी और असमान है तो विषमांगी, इसको आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए विलयन क्या है, तो विलयन फ्रेंड्स दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए विलयन, यहाँ पे देखिए जैसे ही विलयन स्टार्ट होता है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल प्रश्न बनता है और बनेगा, बस आपको जो है कि धैर्यतापूर्वक और ईमानदारी पूर्वक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आगे विलयन के कौन से भाग होते हैं, तो विलयन के देखिएगा दो भाग होते हैं, विलायक एवं विलय। ठीक है, तो ऑप्शंस नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ओ बी दोनों। तो विलायक के कौन कौन से भाग होते हैं, तो विलयन के जो है कि दो भाग होते हैं, विलायक एवं विलय। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। ये मिश्र धातुओं के बारे में जो है कि कुछ दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में बन सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक लगभग 30% और कापर लगभग 70% का मिश्रण है। तो इसको जो है कि आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे किसी विलयन के दो भाग होते हैं। ठीक है, विलायक और विलय। ठीक है, किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलय में बांटा जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपका बनता है। और यहाँ पे आप जो है कि देख सकते हैं विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलता है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिए विलयन में विलायक कौन से होते हैं, यानी कि विलयन में विलायक कौन से होते हैं, तो देखिएगा विलयन में जो है कि विलायक जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे जो है कि देखिए विलयन में विलायक कौन होते हैं, तो देखिएगा विलयन में विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा विलयन में विलेय की मात्रा विलायक में कितनी होती है, तो विलयन में जो है कि विलेय की मात्रा विलायक से जो है कि यहाँ पर होती है कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा ये दोनों प्रश्न आपके यहीं से बने थे। और यहाँ से देखिएगा विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक और विलय में बांटा जाता है। और देखिएगा विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूर से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन से मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। और विलयन का वह घटक जिसमें प्रायः कम मात्रा होता है जो विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल इसको जो है कि नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से चीनी और जल के विलायक में विलेय कौन सा है, यानी कि चीनी और जल के जो है कि विलायक में विलेय कौन सा है, तो विलेय फ्रेंड्स यहाँ पर जल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स चीनी है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा चीनी और जल के विलायक में विलेय जो है कि चीनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले हम लोग जो है कि देखेंगे 8 नंबर के प्रश्न को हम लोग क्या बताए थे, थोड़ा हमें मिस्टेक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा विलयन में विलेय की मात्रा विलायक में कितनी होती है, तो कम होती है, ये तो सही है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। और 10 नंबर का प्रश्न देखिए ये उदाहरण के लिए भी दिया गया है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से ही बनाया हूँ तो ये उदाहरण भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल जो है कि विलायक है। तो चीनी विलय है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। और कुछ और भी यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, 4 उदाहरण, इनको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसे टिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल जो है कि विलायक है, ये आप नोट डाउन करिएगा। और वात युक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है,
इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल जो है कि विलायक है। और आप इसमें जो है कि देख पा रहे होंगे वायु गैस में गैस का विलयन है, यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में आप याद रखिएगा और नाइट्रोजन 78% इसका समांगी मिश्रण है। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन को जो है कि क्या वायु का विलायक कहा जाता है, तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा, ठीक है। और 10 नंबर का प्रश्न, छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। यानी कि छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो ये प्रभाव डालते हैं, प्रकाश की किरण जो है कि किरण को फैलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा और यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आपका जो है कि बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा विलयन के गुण भी दिया है। देखिए विलयन एक समांगी मिश्रण है और यहाँ से देखिएगा विलयन के कण व्यास 1 nm यानी कि 10⁻⁹ मीटर होता है और इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। और यहाँ से देखिए छानने की और यहाँ पे दूसरा 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, विलयन में मौजूद विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो विलयन जो है कि यहाँ पे होते हैं तनु, सांद्र और संतृप्त। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं विलयन की सांद्रता। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने हाईलाइट भी किया है और यहाँ पे एरो भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र और संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तो यहीं से प्रश्न बना था और जो है कि आपके एग्जाम में भी बन सकता है, ठीक है। एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उस विलयन को क्या कहेंगे। तो उस विलयन को हम लोग फ्रेंड्स कहेंगे संतृप्त विलयन। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये जो है कि हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है और आपको जो है कि इतना बढ़िया तरीके से हाईलाइट करके परोसा जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आप कम टाइम में ज़्यादा जो है कि कवर कर पाएंगे और जो है कि अपना एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अब हम लोग बढ़ेंगे 13 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए विलयन के कणों का व्यास कितना होता है। तो विलयन के जो है कि कणों का व्यास हमने ऊपर बताया था 10⁻⁹ मीटर से भी जो है कि कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये प्रश्न आप जो है कि वायु में विलायक कौन सा है, यानी कि वायु में विलायक कौन सा है। तो वायु में फ्रेंड्स विलायक है बिल्कुल नाइट्रोजन, हमने जो है कि बताया था। ऑप्शन नंबर जो है कि याद रखिएगा बी। वायु में विलायक कौन है पूछा जाता है, तो वायु में विलायक जो है कि नाइट्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आगे, और यहाँ से देखिएगा वायु गैस में गैस का विलयन है, इसमें मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। और नाइट्रोजन को देखिए एरो हमने बनाया है, और नाइट्रोजन को जो है कि क्या कहते हैं, तो वायु का विलायक कहा जाता है। और वायु में उपलब्ध दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को विलायक कहा जाता है। और देखिए क्रिस्टलीकरण कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो देखिए क्रिस्टलीकरण प्रयोग होता है समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में, और अशुद्ध नमूने से कॉपर सल्फेट को पृथक करने में। यानी कि तीनों ऑप्शंस बिल्कुल राइट है, इसलिए जो है कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है। तो देखिएगा मोमबत्ती से जलने की प्रक्रिया, ये कैसा परिवर्तन है, ये आपसे जो है कि पूछा जा रहा है। तो देखिए ये मोमबत्ती से जलने की प्रक्रिया भौतिक जो है कि प्रक्रिया है,
और भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, यानी कि भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? ये जो है कि इसमें जो है कि साफ साफ तौर पे कहा गया है कि मोमबत्ती जब जलती है तो इसमें जो है कि भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए 17 नंबर का प्रश्न, सर्वप्रथम तत्व शब्द किसने प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम जो है कि तत्व शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट बायल के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए तत्व के बारे में यहाँ पर रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बना था और बन भी सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स वैज्ञानिक हैं और आपके जो है कि 9th के एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा क्या आप इसे जानते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 जो है कि तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं, 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं और 2 तत्व पारा और ब्रोमीन जो है कि कमरे के तापमान पर द्रव हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से ये जो देखिए तत्व, और रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम शब्द का जो है कि प्रयोग किया था। तो ये जो है कि यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बना था और यहाँ से इनको जो है कि आप कैप्चर करेंगे। ठीक है, और देखिएगा फ्रेंड्स आपके जो है कि और भी प्रश्न हैं। और यहाँ से ये हमने जो है कि कुछ यहाँ पे देखिए दिया गया है। और यहाँ से देखिएगा तत्व के बारे में और धातु के जो है कि धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को ये कुछ को प्रदर्शित करती हैं। तो धातुओं के गुण यहाँ पे दिया गया है। और चूंकि धातु के गुण के भी बारे में भी प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में 6 to 8 में। तो देखिए धातुएं चमकीली होती हैं और ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक भी होती हैं धातुएं। और धातुएं तन्य होती हैं, इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये मैं धातु एवं अधातु में आपको पढ़ाया था। ये आघात वर्ध्य होती हैं, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। ठीक है, और जैसे ये धातुओं के उदाहरण क्या क्या हैं आप देख पा रहे होंगे, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। तो ये इसमें आपको प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, और इनमें से तीन ऑप्शंस दे देगा और एक जो है कि कोई और दे देगा। इसमें जो है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इनको जो है कि आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अधातुएं, यहाँ पे दिया गया है अधातुएं। यहाँ पे देखिए अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को ही प्रदर्शित करती हैं, यानी कि सामान्य रूप से ये अधातु का गुण है। ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धिता नहीं होती हैं। ठीक है, और ये देखिए अधातु के उदाहरण क्या हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और ये हमने जो है कि बता ही दिया है। और यहाँ से आप जो है कि देख सकते हैं मिश्रण एवं यौगिक में यहाँ पर अंतर दिया गया है। इनको जो है कि आप देखिएगा, तत्व पहले मिश्रण और यौगिक। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे मिश्रण और यौगिक को। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तत्व क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं और मिश्रण व संगठन परिवर्तनीय होता है और नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है और नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। तो ये यौगिक और ये इनके यानी कि यहाँ पे अंतर दिया गया है, जिनको आप देख लेंगे। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। देखिए पदार्थ, तो पदार्थ कैसी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस होती हैं। और शुद्ध पदार्थ में देखिए तत्व और यौगिक आते हैं।
और यहाँ पे मिश्रण में जो है कि कोई नियत संगठक नहीं है, और मिश्रण में जो है कि समांगी और विषमांगी आते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और तत्व में जो है कि यहाँ पे इनको जो है कि आप याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ से शुद्ध पदार्थ में जो है कि तत्व और यौगिक आते हैं। और यहाँ से देखिएगा यौगिक के उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक इत्यादि ये यौगिक हैं। और तत्व के उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए कापर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, ये क्या है, सारे तत्व हैं। और समांगी और विषमांगी में देखिए ये समान संगठन होते हैं और ये असमान संगठन होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा समांगी के उदाहरण क्या है, जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल इत्यादि, ये समांगी मिश्रण हैं। और विषमांगी मिश्रण में देखिएगा बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त और तेल में जल, ये क्या है, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। तो इनसे प्रश्न बनता है और बनेगा भी, जो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब देखिए 2 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं और तीसरा चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो देखिए ध्यान से देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने हैं तो अभी तक बने रहिएगा। और देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है, किन 2 वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया था। तो ये जो है कि आतवा एल जो है कि लवाइजिए थे और जोसेफ एल प्राउस्ट थे। इनको जो है कि आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि 9th के एनसीईआरटी में जैसे स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 3, इसमें जो है कि दिया गया है, देखिए रासायनिक संयोजन के नियम, इनको कौन कौन दिए हैं, लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के लिए निम्नलिखित के 2 नियम प्रतिपादित किए। तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए ये जो है कि नियम था, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये जो है कि ये किसका था, ये इसका यहाँ पे देखिए स्थिरांक अनुपात का नियम ये लवाइजिए का था। और यहाँ से देखिएगा और यहाँ से आगे, और यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ से ये लवाइजिए से निर्मित होता है। और यहाँ से देखिएगा प्राउस्ट के नियम के अनुसार व्यक्ति किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। और यहाँ से देखिएगा बिल्कुल यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव एक संबंधी 8 होता है। ठीक है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होता है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए 2 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यौगिक में तत्व सदैव कैसे द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, यानी कि यौगिक में तत्व सदैव कैसे जो है कि द्रव्यमानों के अनुपात में जो है कि विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बना था। और यहाँ से देखिएगा प्रश्न नंबर 3, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, यानी कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है वो क्या कहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है वो द्रव्यमान का सृजन नहीं हो सकता और द्रव्य का विनाश नहीं हो सकता, ये जो है कि हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से दिया गया है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन और न ही जो है कि विनाश हो सकता है। तो देखिए द्रव्यमान का न तो सृजन और किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। तो यहाँ से आप कैप्चर करेंगे। और यहाँ से देखिएगा ये स्थिर अनुपात का नियम ये लवाइजिए का है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए निम्न में से डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना कौन सी थी, यानी कि डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना कौन कौन से ऑप्शन हमारे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे उपरोक्त राइट आंसर क्या है, डी राइट आंसर है। यानी कि जो है कि परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ये भी डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना करता है। और यौगिकों के परमाणु की सापेक्ष संख्या निश्चित होती है, ये भी विवेचना कर रहा है। और परमाणु न तो सृजित होते हैं और न ही विनाश होते हैं। तो ये जो है कि उपयुक्त जो है कि राइट आंसर क्या है, सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ से
यहाँ से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे देखिएगा परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं और यहाँ से किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो यहाँ से ये डाल्टन का यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो है कि डाल्टन के विवेचना निम्न प्रकार कर सकते हैं। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक मिश्रण हो तो सूक्ष्म कणों के बने होते हैं जिनमें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से, तो ये डाल्टन के जो है कि ये विवेचना कर सकते हैं डाल्टन के नियम की। यहाँ पे एक नोट डाउन करिएगा, 2 और 3 और 4, ठीक है। तो ये सारी पॉइंटें हैं और यहाँ से 4, 5 और 6 भी दिया गया है, ठीक है। तो इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है और यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। तो और 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है, तो नैनोमीटर में मापा जाता है, आपने ऊपर जो है कि देखा था। और 5 का जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से परमाणु की, यहाँ पे देखिए परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। तो यहाँ से जो है कि आपका आंसर मिल गया होगा। और फ्रेंड्स देखिए मैं उन्हीं चीज़ों को जो है कि पढ़ा रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं। वैसे तो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है जिसको जब हम लोग एक्स्ट्रा जो है कि एमसीक्यूज करेंगे इन चैप्टर से संबंधित तो और भी आपको एमसीक्यूज लगातार मिलते रहेंगे, लेकिन ये जो आपके जो एनसीईआरटी में दिया गया है हम लोग सिर्फ उसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और देखिएगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों पर जो है कि आधारित था, तो ये जो है कि रासायनिक संयोजन पर आधारित था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का जो नियम था वो रासायनिक संयोजन पर आधारित था, ठीक है। और देखिएगा आगे यहाँ पर देखेंगे डाल्टन के, यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये डाल्टन का नियम है और इनकी विवेचना है। और यहाँ पे जो है कि फ्रेंड्स आपको जो है कि दिख रहा होगा रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तो यही पूछा गया था आपके प्रश्न में, इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखेंगे फ्रेंड्स आगे IUPAC का पूर्ण नाम क्या है। आपने IUPAC का जो है कि नाम सुना होगा, जिसका जो है कि इसमें जो है कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है और ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। 9th के एनसीईआरटी विज्ञान चैप्टर नंबर 3 में ये IUPAC का पूर्ण रूप जो है कि दिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में देखिएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। क्योंकि अगली बार ये जरूर पूछा जा सकता है TRE 1 में, PRT में, या तो 6 to 8 में, या तो आपके 9 to 10th में, या TGT या PGT में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IUPAC का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको जो है कि आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। IUPAC का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और ये जो है कि आपके किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीक दिए जो तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बर्जीलियस, ठीक है। तो बर्जीलियस को आप याद रखिएगा, ये बर्जीलियस वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक दिए थे और जो तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक बर्जीलियस थे और ये दोनों प्रश्न आपके जो है कि यहीं से पूछे गए थे, मैं नीचे दिखाऊंगा। और पहले कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था, वो वैज्ञानिक थे जो है कि ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन थे, ठीक है। तो डाल्टन को आप याद रखिएगा, वो पहले वैज्ञानिक डाल्टन हैं जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा ये जो है कि आपके जो है कि बुक्स में दिया गया है, यहाँ पे आप जो है कि जब देखेंगे डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। तो ये यहाँ से एक प्रश्न का आंसर यहाँ से मिला। और देखिए यहाँ से IUPAC का जो है कि पूर्ण रूप यहाँ पे देखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करती है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बना था। और देखिए IUPAC का फुल फॉर्म भी इसमें दिया गया है, तो बिल्कुल दिया है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बर्जीलियस ने तत्वों के, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो,
और यहाँ पे देखिए बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नाम के एक या एक से अधिक अक्षरों से प्रदर्शित होता था। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनता है और बन भी सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं डाल्टन का हो गया। और प्रश्न नंबर हम लोग 10 को देखेंगे। देखिए, किस रूप में कार्बन के 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के एक जो है कि 1 बटा जो है कि 12वें भाग को लेते हैं। तो ये जो है कि लेते हैं किनको कहेंगे, तो मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई। 10 का जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये प्रश्न आपका कहाँ से बना था मैं नीचे दिखाऊंगा। और देखिए 11 नंबर का प्रश्न हमारा, निम्न में से नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कौन सा है। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान पूछा जा रहा है। तो नाइट्रोजन का जो है कि परमाणु द्रव्यमान होता है 14 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए आपका जो है कि यहाँ पे बिल्कुल यहीं से लाइन उठाई गई थी, एरो आपको दिख रहा होगा। और कार्बन के 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे पूछा गया था। और नाइट्रोजन का जो है कि परमाणु द्रव्यमान आपसे जो है कि पूछा गया था। और नाइट्रोजन का जो है कि परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे देखिएगा कितना दिया गया है। यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान और यहाँ पे तत्व है जिसमें नाइट्रोजन, और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 14 है। ठीक है, और यहाँ से ये प्रश्न यहाँ से बना था। और यहाँ से देखिए आपका जो है कि कुछ परमाणु द्रव्यमान भी दिए गए हैं। तो ये प्रश्न आप जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, और कार्बन का जो है कि परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन का जो है कि परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24, और सल्फर का जो है कि परमाणु द्रव्यमान 32, और क्लोरीन का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो है कि 35.5 होता है। ठीक है, और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, जिनको आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। और देखिएगा प्रश्न नंबर यहाँ पे 12, अणु की संरचना। यहाँ पे आप जो है कि देखिएगा अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को जो है कि कहते हैं हम लोग परमाणु की परमाणुकता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बना था। यहाँ पे जो है कि आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। तो यहाँ से एरो यहाँ पे दिख रही होगी, और मेन चीज़ों को मैं जो कि हाईलाइट भी किया हूँ, तो ये जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा यहाँ पे ये आप जो कि देखिए यहाँ से आपको 2 प्रश्न बन सकता है। यहाँ से आप जो है कि देखिएगा यहाँ पे अधातु और ये धातु है। ठीक है, तो धातु में देखिएगा सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर, ये क्या है, धातु है। और आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर, ये क्या है, अधातु हैं। तो देखिएगा आर्गन क्या होता है, आर्गन की परमाणुकता क्या होती है, तो 1 परमाणुकता होती है। हीलियम की 1 परमाणुकता होती है, ऑक्सीजन की 2 परमाणुकता होती है, और हाइड्रोजन की 2 परमाणुकता, नाइट्रोजन की 2 परमाणुकता, क्लोरीन की भी 2 परमाणुकता, और फास्फोरस की देखिएगा 4 परमाणुकता होती है, यानी कि 4 होती है परमाणुकता। और सल्फर की देखिए बहु परमाणुकता होती है, और सोडियम का देखिए 1 परमाणुकता होती है, और आयरन की भी 1 परमाणुकता, और एल्युमिनियम की 1 परमाणुकता, और कॉपर की भी 1 परमाणुकता होती है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका नीचे मैं बनाया भी हूँ। और यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। किसी अणु की जो है कि यहाँ पे ये प्रश्न आपका जो है कि बना था। और 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जो है कि क्या कहते हैं, इसमें आप जान लीजिए। तो 13 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अणु। ठीक है, तो अणु को आप याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम लोग अणु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि आपका प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से जो है कि ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है, तो मैं जो है कि आपको ऊपर भी दिखाया था। और चूँकि ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है, जो है कि परमाणुकता यहाँ पर होती है, 2 परमाणुकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे दो या दो से परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। ये जो है कि देखिए आपकी जो है कि अणु की परिभाषा है। और यहाँ से देखिएगा ये आपके जो है कि द्विपरमाणुकता, यहाँ पे कुछ धातुओं के परमाणुकता दिया गया है, तो यहाँ से इनको भी आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ से देखिएगा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स बिल्कुल आपकी जो है कि क्लास यहाँ पे आज की हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने तीन चैप्टर 9th के जो है कि NCERT साइंस के 3 चैप्टर को हमने आज टारगेट किया था। और जो है कि तीनों चैप्टर हमारे जो तीनों चैप्टर के MCQs आज ख़त्म होते हैं। और देखिएगा कल हम लोग जो है कि 9th के इसी 9th के साइंस को ही हम लोग आगे 3 चैप्टर को जो है कि MCQs को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमें एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।